हेलो एवरीवन। हमारी जीएस छत्तीसगढ़ जीएस की क्लास जो है आज से चालू हो रही है और इसके अलावा जो है अन्य कई सारे विषय की जो है क्लासेस हमारी चालू हो रही है। 5 तारीख को हमने कई सारे कोर्स जो है एक साथ लॉन्च किए हैं और जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ की तैयारी करना चाह रहा है उसके लिए जो है ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक चीज़ जो आपको तैयारी में करना है कि सबसे पहले जो है अपना एक सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे और छत्तीसगढ़ का सिलेबस आपके पास रहना आवश्यक है। जैसे ये पीएससी का बैच है, इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास उसका सिलेबस रहना अनिवार्य है और उसी के बाद जो है आप आगे की अपनी अप्रोच बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे अगर हम देखें, जैसे कि पीछे बोर्ड में मैंने लिख रखा है कि छत्तीसगढ़ जीएस या सामान्य अध्ययन, आप चाहे पीएससी की तैयारी करें या व्यापम की तैयारी करें, जीएस वाला पोर्शन जो है इसमें लगभग 50-50% मार्क्स जो है आपको या 50-50% क्वेश्चंस जो है दोनों भागों से देखने को मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ या भारत से। तो इन दोनों का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ का अगर हम जीएस का भाग देखें थोड़ा छोटा है, विस्तार कम है, तो इस कारण से जो है ये आपके लिए करना आसान हो जाता है और तैयारी इसकी जो है एक प्लानिंग के साथ अगर करी जाए तो बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। तो इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़। और जो भी एस्पिरेंट्स जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और छत्तीसगढ़ में ही नौकरी करना चाह रहा है तो उसको अपने राज्य के बारे में बेसिक जो है सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। तो इसीलिए जो है हर एग्ज़ाम में, हर परीक्षा में ये वाला पोर्शन रखा जाता है और इसकी तैयारी हम जो है आज से चालू करने वाले हैं। ठीक, तो जीएस अगर छत्तीसगढ़ का जैसा आपको बोर्ड में दिख रहा है, किन भागों में हम कोई भी सिलेबस को अगर तोड़ें और अलग अलग भागों में तोड़कर जो है उसके अच्छे से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का भूगोल का पोर्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ की राजनीति, समसामयिकी या करंट और अर्थव्यवस्था, इसके अलावा और कुछ टॉपिक होंगे तो और हो जाएंगे। तो भूगोल भाई जैसा कि दिखता है कि कोई भी क्षेत्र विशेष का कहाँ तक के विस्तार है, एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पर किस तरीके के नदी नाले, कितने जिले और ऐसी जो बेसिक जानकारियाँ हैं ये भूगोल के पोर्शन में आती हैं। फिर इतिहास जो है, आज की स्थिति हमारी जो भी है ये परिणाम है हमारे भूत का, हमारे पास्ट का। तो इस कारण से हमारे पास्ट का जो अध्ययन करना अनिवार्य है, उसका रिलीवेंस, उसकी प्रासंगिकता आज भी है, तो इसलिए इतिहास पढ़ना अति आवश्यक है। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास। फिर संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति है छत्तीसगढ़ का, एक स्पेशल कल्चर है, ग्रामीण, साथ में ट्राइबल कल्चर है। इसके बाद जो रहता है हमारा राजनीति वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर एक राज्य के स्तर पर जो है आप देखते हैं एक सरकार है या शासन, अगर हम देखें तो केंद्र में है, राज्य में है, उसके नीचे हम जाएंगे तो अर्बन लोकल बॉडीज़ या फिर जो आपकी स्थानीय निकाय रहते हैं। इसलिए हमारे देश में 3 टियर सिस्टम है, 3 स्तरीय व्यवस्था है प्रशासन की। तो इसमें दूसरे स्तर पर जो है राज्य आ जाते हैं। तो राज्य की विधायिका, विधानसभा, फिर राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। उसके बाद जो है नीचे और आएंगे तो हम स्थानीय निकाय, जिसमें नगरीय निकाय और आपकी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। करंट जो है उसके बारे में, समसामयिकी, जो भी व्यवस्था हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में पढ़ना। और फाइनली अर्थव्यवस्था, केंद्र की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, इस तरीके से हमको जो है छत्तीसगढ़ की स्पेसिफिकली अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ती है। यहाँ का बजट, यहाँ का इकोनॉमिक सर्वे, किस तरीके की परफॉर्मेंस हो रही है, जीडीपी क्या है, किस तरह प्रति व्यक्ति आय है, ये सारी बेसिक चीज़ें जो हमको इसमें पढ़नी पड़ती हैं और इस प्रकार से जो है हमारा पूरा सिलेबस जाता है। तो ये जो है हमारा कोर प्रोसेस रहेगा पूरे अध्ययन का। इस आधार पर ही जो है हम लोग पढ़ाई आगे करेंगे। तो आगे चलते हैं हम और देखते हैं क्या क्या पोर्शन हमको इसमें करना है। तो चलिए पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैप। एक सेकेंड, एक चीज़ और जो देख लेना है, हम लोग जो है आज से चालू करने वाले हैं भूगोल वाला भाग या ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। तो इसमें जो है 5 भागों में हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना। एक तो हो गया जनरल इन्फॉर्मेशन या सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ का जो बेसिक जानकारियां हैं जो एक एस्पिरेंट्स को या एक छत्तीसगढ़ के निवासी को जानना ज़रूरी है ना। इसके अलावा पॉलिटिकल या फिर राजनीतिक भूगोल, लगभग ये दोनों आपस में मिले जुले टॉपिक हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, उसका विस्तार कितना है, कितने राज्यों से संलग्न हैं, कितने जिले हैं, क्या जिले मुख्यालय हैं,
ये सारी बेसिक जानकारी जो है आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल जो है कि कैसी यहाँ की भौतिक बनावट है, क्या ये पठारी क्षेत्र है, क्या ये समतल है, प्लेन है या मैदानी है या आपका पहाड़ी क्षेत्र है, कैसे नदी नाले हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग किसमें भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल में हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह के संसाधन हैं, खनिज संसाधन, वन संसाधन, है ना, जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और एक पोर्शन रुक जाता है मानव भूगोल का, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का, जिसमें आ जाता है हमारा पोर्शन ह्यूमंस से रिलेटेड। ह्यूमंस या मानव अपने आप में एक संसाधन है, तो मानव संसाधन के बारे में हम जो है जब सेंसस होता है इससे हमें पता लगता है, जनगणना, यहाँ की जनसंख्या के बारे में पता लगता है, किस तरीके का सेक्स रेशो है, कितनी वर्क फोर्स या कार्यबल है, ये सारी बेसिक चीज़ें जो है हम लोग किसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक को हम जो है विभाजित करके आगे पढ़ेंगे। फिर चालू करते हैं बिना टाइम गवाए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, छत्तीसगढ़ का मैप। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सिलेबस तो बनाना ही है। मेरी जो क्लास चलेगी इसमें आपको आपके रनिंग नोट्स मैं लिखाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, जहां पर लगेगा डिक्टेट कराना है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यमों में डिक्टेट कराऊंगा। आपको रनिंग नोट्स बनाने हैं, आपको जो है डायग्राम बनाने की भी आदत डालना है। मैं जानबूझकर जो है पीपीटी शेयर नहीं करता हूँ या पीपीटी वाले वीडियोस नहीं बनाता हूँ ताकि जो है आप बैठकर लिखें। पीपीटी शेयर कर दूंगा तो इसमें जो है आपको सरलता हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप लिखेंगे, क्योंकि मेंस में आपको लिखना है, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, कई सारी चीज़ें हैं उसमें। प्लस मैप आपको बनाना है, क्योंकि आपका आंसर राइटिंग जितना क्रिएटिव होगा उतना अच्छा आपको जो है नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये दिख रहा है हमारा छत्तीसगढ़ का मैप, और ये एक बना लेते हैं यहाँ पे हम भारत का भी मैप छोटा सा। ठीक, तो यहाँ बना लेते हैं ये भारत का मैप। दोनों मैप बनाने की जो है आप एक रफ प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे मार्क्स अगर पाने हैं तो। ठीक, ये मोटा मोटी बन गया भारत का मैप, यहाँ है छत्तीसगढ़। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन कम पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन हम देख रहे हैं। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी या राजनीतिक भूगोल में अगर देखें तो सबसे पहले हम जो चीज पढ़ते हैं कि राज्य का गठन कब हुआ। तो राज्य का गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 को। ठीक, तो 1 नवंबर की तिथि क्यों ध्यान रखना है जरूरी? 1 नवंबर की तिथि इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि 1 नवंबर को 44 वर्ष पहले, मतलब 1956 में जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। आज़ादी के बाद जो हमारे यहाँ जैसी व्यवस्था थी राज्यों के बारे में और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, पूरे भारत को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। जब हम संविधान पढ़ेंगे उसमें भी बताया जाएगा, A, B, C और D 4 भागों में राज्यों को वर्गीकृत किया गया था और अलग अलग राज्यों को उसमें रखा गया था। आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन हो, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मांग थी और इसी को लेकर जो है कई आयोग भी बनाए गए, जिसमें हम देखेंगे पहला आयोग बनाया गया था SK धर आयोग। कब बना था ये? तो 1948 में। ठीक, इसके बाद दूसरा आयोग बनाया गया था, आयोग नहीं था, JVP कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया की। तो इनने भी, धर आयोग ने तो नकार दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। फिर JVP कमेटी आई, इनने भी जो है ये चीज को नकार दिया, लेकिन ये मांग बढ़ती रही। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है हमारा तमिलनाडु, है ना। उस काल में इसे मद्रास कहा जाता था और मद्रास जो है आज के वर्तमान के आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था, मद्रास के अंतर्गत। तो मद्रास जो राज्य था उससे जो तेलुगु भाषी लोग थे वो अलग अपना एक राज्य बनाना चाहते थे और इसकी मांग चल रही थी। और इसमें जो है कांग्रेस के भी लोग जो है मांग में बैठे थे और इसमें एक व्यक्ति थे श्री रामुलु, जो कि थे कांग्रेस पार्टी से। उनने जो है लगभग 56 दिन की अपनी भूख हड़ताल की और इसी में जो है इनकी डेथ हो गई और इसको लेकर जो है काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी ज़्यादा मांग और तेज हो गई और जिस कारण जो है सरकार को क्या करना पड़ा, एक और आयोग का गठन करना पड़ा। लेकिन उसके पहले इनको जो है 1953 में भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन करना पड़ा और ये आपका जो है यहाँ से मद्रास से
आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाना पड़ा। तो ध्यान रखेंगे 1953 में भाषाई आधार पर अगर कोई राज्य बना तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि 1953 के बाद 1955 में एक और आयोग बनाया गया जिसे बोला गया फजल अली आयोग। फजल अली जो है इस आयोग के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। और इस कमीशन के अन्य 2 सदस्य लिखना हो तो लिख लेंगे, HN कुंजरू और KM पनिक्कर। ये 2 व्यक्ति और थे और इनने जो है मोटा मोटी स्वीकार कर लिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी देना चाहिए देश की एकता और अखंडता को, यूनिटी और इंटीग्रिटी को। मैंने कहा कि प्रायोरिटी देनी है किसको? एकता और अखंडता को, यूनिटी और इंटीग्रिटी को, लेकिन राज्यों का निर्माण मोटा मोटी भाषाई आधार पर किया जा सकता है। ये चीज स्वीकार कर ली गई। उनने जो है अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन सबमिट किया और उसमें कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है निर्माण होना चाहिए। और उसी आधार पर हम देखेंगे कि कितने राज्यों का निर्माण हुआ, तो कुल 14 राज्यों का निर्माण किया गया। और इसी में हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो चले गया और बन गया मध्य प्रदेश का हिस्सा। तो मध्य प्रदेश का हिस्सा बनने के बाद छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 1956 को जो है हिस्सा बना था। तो 1 नवंबर 2000 को ही जो है हम 44 साल बाद मध्य प्रदेश से अलग होकर जो है एक सेपरेट राज्य बन पाए। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 44 साल पहले जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा बना था। CPN बरार उस समय एक होता था। जब हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में आगे आएंगे तब उस समय बताया जाएगा आपको। उसके बाद जो है हम हिस्सा बन गए किसका? मध्य प्रदेश का। और फिर अस्तित्व में आए 1 नवंबर 2000 को। इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ के साथ और 2 राज्यों का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड 9 नवंबर को अस्तित्व में आया। शुरुआत में इसका नाम रखा गया था उत्तरांचल, बाद में इसका नाम कर दिया गया उत्तराखंड 2003 में। झारखंड अस्तित्व में आया 15 नवंबर को। और इसके अलावा तेलंगाना अस्तित्व में आया 2 जून 2014 को। ठीक, तो इसके बनते तक 29 राज्यों का निर्माण हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर से जो है राज्य का स्टेटस हटा दिया गया। तो वर्तमान में 28 जो है हमारे यहाँ राज्य हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक, अब आगे और कमेंट करके बताएंगे कि कितने ऐसे जिले, कितने ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं आज की स्थिति में। जम्मू कश्मीर का भी जब से यूनियन टेरिटरी उसको बना दिया गया है, तो वर्तमान में कितने जिले बचे, माफ करिएगा, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं स्टेट का स्टेटहुड जाने के बाद। जैसे स्टेट तो मैंने बता दिया 28 हो गए वर्तमान में, तो यूनियन टेरिटरी कितनी बच रही है ये आपको बताना है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हो गया आपका बेसिक जानकारी कि कब निर्माण हुआ। अब इसके बाद जो है पूछा जाता है, अगला पॉइंट नोट करेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो पंचवर्षीय योजना अगर हम देखें, हमारे देश में जो है रशिया से प्रभावित होकर हमने जो है एक योजना विकास के लिए अपने यहाँ लाई थी, जिसके लिए हमने एक आयोग का गठन किया था जिसे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन कहा जाता है। 1951 से जो है इसने अपनी योजनाएं जारी करी। 5 साल के लिए हम अपने विकास का, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का टारगेट सेट करते थे और हर साल जो है उसको अचीव करने के लिए कार्य करते थे। बीच में जब इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें डिटेल में देखा जाएगा ये चीज़। तो बीच बीच में इसमें जो है परिवर्तन करने की कोशिश की गई, इन्हें बंद करने की कोशिश की गई। कुछ बार ऐसा हुआ कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गई जिस कारण जो है ये कंटिन्यू नहीं हो पाई। फिर फाइनली 2012 से 17 के बीच में जो है 12th 5 ईयर प्लान बना और ये 12th 5 ईयर प्लान जो है आखिरी 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना रहा। इस बार पेपर में भी पूछा था। और उसके बाद से जो है प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को ला लिया गया और नीति आयोग जो है अब प्लानिंग कमीशन से इतर कार्य करता है और योजना आयोग समाप्त, योजना बनना समाप्त हो चुका है वर्तमान स्थिति में। तो लास्ट कौन सी योजना थी? तो 12th या 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण किस योजना में हुआ? तो छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इसे। 9th पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में हुई थी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल कितना है हमारे प्रदेश का। तो एक एरिया होता है क्षेत्रफल का मतलब, तो कितना है क्षेत्रफल? तो 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारा क्षेत्रफल है।
इसको अगर क्रम में अगर देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर पूरे भारत में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, तो ये राजस्थान है। राजस्थान के बाद हम जिससे अलग हुए एमपी, एमपी के बाद आते हैं हम तो यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आते हैं तो यूपी, और यूपी के बाद आते हैं तो 5वें नंबर पर है गुजरात, ध्यान रखेंगे। गुजरात के बाद 6वें नंबर पर आता है हमारा कर्नाटक, ठीक, ये नोट कर लेंगे अगर, कर्नाटक। उसके बाद 7वें पर है आंध्र प्रदेश, 8वें पर है हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बगल में है, पूर्वी साइड में है, ईस्टर्न साइड में है, और 9वें नंबर पर आता है हमारा छत्तीसगढ़, 10वें नंबर पर है तमिलनाडु। अगर ये याद रह जाए क्रम तो कम से कम 10 बड़े राज्यों से घटते हुए क्रम में आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ किस नंबर पर है तो 9वें नंबर पर है क्षेत्रफल या एरिया के आधार पर, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये हो गई कुछ जानकारी। इसके बाद जो है प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़, इसी पेज में हम कंटिन्यू करेंगे, मैप भी बन गया यहाँ पे तो आपको भी आसानी होगी। हम अभी यहाँ जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी कम बेसिक जानकारी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की, ठीक। तो क्षेत्रफल के आधार पर देख लिया हमने, राज्यों का निर्माण कब कब हो रहा है देख लिए, ठीक, किस पंचवर्षीय योजना में हुई ये देख लिए। अब ये क्षेत्रफल ही देख रहे हैं तो ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है, इंडिया के क्षेत्रफल का है 4.11% है ना, ध्यान रखेंगे। भारत के क्षेत्रफल का जो छत्तीसगढ़ है ये 4.11% है। 1 मिनट का ब्रेक देंगे, कॉल आ रहा है। हाँ ठीक, सॉरी, तो 4.11% है, मैंने बताया ये किसका है, तो भारत के क्षेत्रफल का है, इंडिया के क्षेत्रफल का 4.11% है। इंडिया का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, ठीक। इसके अलावा जो और चीज इसमें हमको जानने लायक है कि हमारा मध्य प्रदेश से के भाग का कितना भाग जो है छत्तीसगढ़ है, तो ये भाग ऐसा मिल करके पूरा मध्य प्रदेश इस तरफ बनता था। तो एमपी का जो है छत्तीसगढ़ लगभग 30.47% हिस्सा है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। मतलब एमपी का 30.47% हिस्सा है। एमपी के किस दिशा में है, मध्य प्रदेश के किस डायरेक्शन में हम स्थित हैं, तो ध्यान रखेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित हैं हम मध्य प्रदेश के। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और कुछ बेसिक चीजें जो हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी हम बेसिक जानकारियां ही देख रहे हैं। हमने देख लिया कि किस वर्ष जो है निर्माण हुआ छत्तीसगढ़ का। अब इसके साथ जो है हमने देख लिया क्षेत्रफल से संबंधित कुछ चीजें। अब इसके बारे में और हम देख लेते हैं, हमारी कैपिटल कहाँ है, राजधानी, राजधानी है रायपुर में, ठीक। फिर इसके अलावा पूछा जाता है कि हमारा हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहाँ है, तो बिलासपुर में है, ठीक, बिलासपुर में है। कहाँ है स्पेसिफिकली, तो बोदरी ग्राम बिलासपुर में है, और ये 19वें नंबर का हाई कोर्ट है देश का। वर्तमान में देश में 25 हाई कोर्ट बन चुके हैं। सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है देश का, कमेंट करके बताएंगे। तो 25 हाई कोर्ट हो गए हैं, 19वें नंबर का तो हमारा छत्तीसगढ़ का है, ठीक। यहाँ पे हो गई ये चीजें। और इसके अलावा जो है कुछ जानकारी हम और देखते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। उम्मीद है इधर सबका नोट हो गया होगा। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है एक लैंड लॉक्ड स्टेट है ना, लैंड लॉक्ड स्टेट है या फिर एक भू आवेष्टित, है ना, भू आवेष्टित स्टेट है हमारा। तो कैसे भू आवेष्टित है, ये लैंड लॉक्ड है, इसके बारे में देखते हैं अपन। तो छत्तीसगढ़ ये यहाँ पर है। तो भू आवेष्टित या लैंड लॉक्ड राज्य का मतलब ये होता है कि ऐसा राज्य जिसकी सराउंडिंग में, सॉरी, जिसके सराउंडिंग में कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, या कोई भी जो है आपकी
समुद्री सीमा नहीं है, तो ऐसे को हम लैंडलॉक्ड स्टेट बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ यहाँ देखेंगे आप, मैप में नज़र आ रहा होगा, ये पोर्शन छत्तीसगढ़ का है, यहाँ पे एमपी है, ठीक। यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारा हरियाणा आ जाता है, इसके अलावा यहाँ झारखंड है ना, और यहाँ पर तेलंगाना है। तो हमारे जो है 5 जो है कितने भू आविष्ठित राज्य हैं। तो एक हो गया छत्तीसगढ़, दूसरा हो गया एमपी, तीसरा हो गया हरियाणा, ठीक। चौथे नंबर पर है हमारा तेलंगाना, ठीक। और एक कौन सा रह गया, झारखंड। तो ये हमारे इतने जो है 5 लैंड लॉक्ड या भू आविष्ठित जिले हैं जिनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। अब ये हम आगे और बढ़ते हैं, जानकारी, बेसिक जानकारी देख रहे हैं जिनके बारे में आगे हम और फिर से चर्चा करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जानना ज़रूरी है बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं कि यहाँ कितनी विधानसभा सीटें हैं, है ना। अभी इलेक्शन हुए इस साल, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, है ना। विधानसभा सीटें, तो हमारे यहाँ कुल 90 विधानसभा सीटें, ध्यान रखेंगे, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए, यूआर के लिए या अनारक्षित के लिए कितनी सीटें हैं, तो 51 है, ठीक। इसके बाद अगर हम एससी और एसटी समुदाय के लिए देखें तो यहाँ पर 10 सीटें और यहाँ पर 29 सीटें, तो ये कुल मिलाकर हमारी हो जाती हैं कितनी, 90 सीटें। ध्यान रखेंगे हमारे यहाँ कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। हमारे यहाँ इन 90 विधानसभा सीटों का 15%, ध्यान रखेंगे, इन 90 विधानसभा सीटों का 15% मंत्रिमंडल बनता है ना, मंत्रिमंडल। नोट करेंगे ये सब चीज़ें, पॉइंट पॉइंट में नोट करेंगे सारी चीज़ें। ये 15% जो है मंत्रिमंडल बनता है, ठीक। तो लगभग जो है 13 अधिकतम या मैक्सिमम हमारे यहाँ जो है मंत्री हो सकते हैं पूरे मंत्रिपरिषद में, चीफ मिनिस्टर को मिला करके, ठीक। अधिकतम 13 हो सकते हैं, वर्तमान में 12 ही हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए कि किसके पास कौन सा विभाग है, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, ठीक। इसके बाद इस साल जो है लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कितनी लोकसभा सीटें हैं, ठीक। तो लोकसभा, है ना, लोकसभा, तो लोकसभा सीटें हमारे यहाँ कुल 11 हैं, है ना। और वहीं पर राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है ना, ये केंद्र की विधायिका है, सेंटर की विधायिका है, ठीक। तो हमारे यहाँ ये कितनी है, 5। तो कुल मिला के जो है 16 हमारे यहाँ से क्या है, सांसद हैं। जिनको दिक्कत होगी इस चीज़ में मैं समझा देता हूँ, क्या है विधायिका, क्या है, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी शासन है, इसके 3 अंग होते हैं, है ना, 3 अंग होते हैं, 1, 2 और 3। तो इन 3 अंग में अगर हम देखें, एक को हम क्या कहते हैं, आपका विधायिका या फिर लेजिस्लेचर, इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, लेजिस्लेचर। इसका उदाहरण अगर मैं कहूँ तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और किसी किसी राज्यों में विधान परिषद होते हैं, है ना। जिनको पता हो कमेंट करके बताएंगे कितने राज्यों में जो है विधान परिषद अस्तित्व में है, ठीक। तो इनका काम बेसिकली क्या होता है, कानून निर्माण या विधि का निर्माण, इसलिए विधायिका कहा जाता है ना। लॉ मेकिंग बॉडी है ये वाली, ठीक, विधायिका, ठीक। फिर दूसरा होता है हमारे यहाँ कार्यपालिका, कार्यपालिका या फिर इसे कहते हैं क्या, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। इसका उदाहरण हो जाता है, एक होता है क्या, परमानेंट या स्थायी, और एक होता है क्या, लोकप्रिय या पॉपुलर, है ना, पॉपुलर, ठीक।
तो परमानेंट में जो भी आप अधिकारीगण बनेंगे, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब जो है किसका हिस्सा बनने वाले हैं? इस परमानेंट कार्यपालिका का ही हिस्सा बनने वाले, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा बनने वाले हैं। मतलब आप जो है जो भी कानून बनता है, जो भी चीज़ें बनी है, उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य करते हैं, ठीक। और वहीं पर लोकप्रिय या फिर अस्थायी भी कहा जा सकता है या पॉपुलर भी कहा जा सकता है। इसमें कौन इंक्लूड होगा? इसमें जो है आपके लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, यहाँ पे जो सदस्य चुनकर जा रहे हैं, इनमें से जो मंत्रिमंडल बनेगा वो इंक्लूड होगा आपका किसमें? कार्यपालिका में। जैसे मैंने अभी बताया, छत्तीसगढ़ में 90 में से 15% अर्थात 13 जो है क्या बन सकते हैं? आपके मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। तो ये मंत्री परिषद जो होंगे, इनका काम करना, इनका मुख्य काम होगा जो विधि बनेगी उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम है। तो वो अस्थायी या लोकप्रिय कार्यपालिका में इंक्लूड होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो हमारे देश में जो व्यवस्था है, तो उसमें इन दोनों के बीच में क्लोज बॉन्डिंग होती है, क्लोज रिलेशन होता है। किसके बीच में? कार्यपालिका और आपका विधायिका, क्योंकि विधायिका से ही चुनकर के आ रहे हैं आपके कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, है ना। तो इसमें ये कौन से होते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पर क्या है हमारा। तो तीसरे नंबर पर होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका या फिर जुडिशियरी। जुडिशरी का कार्य क्या है कि कानून का पालन हो रहा है कि नहीं, जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसका पालन हो रहा है कि नहीं, आम नागरिकों के उनके जो अधिकार है उसका हनन तो नहीं हो रहा है। तो एक हिसाब से इनका कार्य रहता है इन दोनों पर जो है नियंत्रण रखना, चेक रखना, ठीक। कोई भी जो है अपने क्षेत्र से बाहर ना जाए। तो इसमें हम देखते हैं एक क्या बोलना चाहिए, इंटीग्रेटेड या एकीकृत व्यवस्था दिखती है हमको। सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे हम देखेंगे क्या, तो आपके अलग अलग सेशन कोर्ट्स दिखते हैं। ये सेशन कोर्ट्स है ना, मतलब आपके या फिर जो आपके निचली अदालत रहती है वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये बेसिक आपको समझ में आए। तो हमारे यहाँ जो है हम व्यवस्था देख रहे थे और उसी में हमने देखा क्या कि विधानसभा सीट कितनी है और राज्यसभा सीट कितनी है। ये बेसिक जानकारी जो हमारे राज्य से संबंध में थी ये हमने देख ली यहाँ पर। तो उम्मीद है ये वाले पोर्शन से आपको काफ़ी कुछ जो है क्लियर हुआ होगा। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है, क्या क्या चीज़ें नहीं जाननी है, ठीक। सभी चीज़ जाननी है आपके राज्य के संबंध में, ठीक। इसके बाद जो है एक दो चीज़ और देख लेते हैं। अब अभी हमारे यहाँ जो है सेंसस होता है या जनगणना, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 2011 में, जनगणना। तो जनगणना का मुख्य कार्य क्या है कि हमारे देश की पूरी पॉपुलेशन की गणना करना, काउंटिंग करना। ये अपने आप में बहुत ही वृहद और बहुत बड़ा कार्य है। तो 2011 में हुआ था और हर 10 साल में होता है। हमारे यहाँ जो है पहला हुआ था 1872 में। ये उतना ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, ध्यान रखेंगे ये लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद 1881 में 1881 में जो है हमारे यहाँ जो है नियमित तौर पर यहाँ से चालू हो गया। और इस समय जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, है ना। तो लॉर्ड रिपन के काल से जो है ये रेगुलर चालू हो गया हमारे यहाँ। और तब से जो है ये हर 10 साल की अवधि में, मतलब इसके बाद 1891, उसके बाद 1901, 1911 ऐसा चलते आ रहा था और आखिरी 2011 में हुआ। और जो प्रस्तावित था 2021 में होना है, ये हमारा नहीं हो पाया कोविड महामारी के कारण। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हमारी पॉपुलेशन लगभग 2.55 करोड़ थी, है ना। तो ये वाला पॉइंट लिख लेंगे ज़रूर। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन 2.55 करोड़ थी। और इसके अनुसार हमारा देश में जो है 16वां स्थान था, जनसंख्या के आधार पर जो हमारा देश में स्थान था 16वां, ठीक। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हुई छत्तीसगढ़ की। आगे और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो छत्तीसगढ़ के बारे में हमको देखना है वो भी यहीं देख लेते हैं, क्यों इंतज़ार करना, ठीक।
तो कुछ बेसिक जानकारी और जो है छत्तीसगढ़ के संबंध में, फिर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है अगले लेक्चर से कोर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाएंगे, है ना। राज्यों के बारे में, अलग अलग हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में, कौन से ज़िले हैं, ज़िलों के बारे में, ज़िलों का निर्माण कब हुआ है, ये ऐसी जो बेसिक जानकारी उन सब के बारे में जो है एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कुछ चीज़ जान लेते हैं और बेसिक, जैसे हमारे यहाँ जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह, जैसे भाई हमारे देश का जो एम्बलम है इसे नेशनल एम्बलम कहा जाता है, वैसे यहाँ पर ये जो हमारा स्टेट एम्बलम हो जाएगा, है ना, राजकीय चिन्ह। तो आप सबको पता है कि हमारा जो है क्या है, तो अशोक स्तंभ में जो शेर है वो हमारा राजकीय चिन्ह है। तो उसी से जो है प्रभावित होकर हमने भी अपना एक स्टेट का जो है चिन्ह बनाया है छत्तीसगढ़ का। तो उसको चिन्ह को अगर मैं देखूंगा तो अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा चिन्ह किस तरीके का दिखता है, या अगर आप गूगल करके देख सकते हैं तो बिल्कुल उसको खोजिएगा। तो हमारा राजकीय चिन्ह जो है देखेंगे अगर, तो इस प्रकार जो ऐसे शेर की आकृति है ना, ऐसे, और एक पीछे शेर है। तो आप सब जानते हैं कि हमारे जो राजकीय चिन्ह है वो लिया गया कहाँ से, तो अशोक के स्तंभ से, सारनाथ का जो स्तंभ है उससे लिया गया है। वैसे हमने भी इसे लिया है। यहाँ पे जो है अशोक चक्र बना है, यहाँ पे जो है लिखा है सत्यमेव जयते, जो कि लिया गया है किससे, मुंडक उपनिषद। ध्यान रखेंगे, लिखना है तो लिख लेंगे, सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है, हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, तो ध्यान रखेंगे मुंडक उपनिषद। ठीक, अब ये इस तरीके से है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे सत्यमेव जयते लिखा है, उसके बाद यहाँ पर जो है हमें लहरों की, इसमें 3 लहर दिखेंगी जिसका तिरंगे के आधार पर है, और ये नदियों को रिप्रेजेंट करती हैं, छत्तीसगढ़ में नदियों के बारे में। यहाँ पे जो है कुछ ऐसा हमको बिजली का साइन दिखेगा। छत्तीसगढ़ जो है पावर सरप्लस स्टेट है और उसी को जो है ये प्रदर्शित करता है। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ से हम देखेंगे तो कुछ धान की ऐसे बालियाँ बनी हैं गोल्डन रंग से, है ना, ऐसे धान की बालियाँ बनी हुई हैं, तो कलर ध्यान रखेंगे। और फिर एक आउटर सर्कल बना है जो कि है ग्रीन कलर का, और इसमें पूरे 36 गढ़ बने हुए हैं ऐसे, है ना। बहुत खराब डायग्राम बनाया है लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए है ना। तो ध्यान रखेंगे इनके कलर, ये सुनहरे कलर के, सॉरी हरे कलर के हैं छत्तीसगढ़, धान की बालियाँ गोल्डन कलर की हैं, लहर जो है वो तिरंगे के कलर की है, सत्यमेव जयते लिखा है मुंडक उपनिषद से, बीच में जो है आपका सारनाथ का स्तंभ का शेर है, और इसके अलावा बिजली का साइन जो है नीले कलर का है। तो ये जो है कुछ हमारे राज्य के बारे में जो जानकारी है बेसिक, यहाँ से हमको चिन्ह में, राजकीय चिन्ह में जो है मिलती है। राज्य के देश से संबंधित और राज्य की भी जानकारी दे रही है, दोनों जो है ये जानकारी देती हैं। तो इन्हें ध्यान रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। और इसे कब अपनाया गया, तो 4 सितंबर को जो है 2001 को इसे हम अपनाए थे, है ना। कब इसे अडॉप्ट किए, इंग्लिश में अगर बोलना हो तो 2001 के 4 सितंबर को हमने इसे अपनाया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, राजकीय चिन्ह या स्टेट एम्बलम। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्टेट एम्बलम के बाद जो हमको चीज़ें ध्यान रखनी है उसमें आ जाता है हमारा क्या, राजकीय वृक्ष या स्टेट ट्री कहा जा सकता है ना। तो ये पता है आपको क्या, साल के वृक्ष हैं हमारे देश में, ये हमारे राज्य में, जो कि बहुतायत में पाए जाते हैं। साल जो है एक तरीके की इमारती लकड़ी है और काफ़ी प्रमुख लकड़ियों में इसे गिना जाता है, और हमारे देश में ये बहुत, माफ़ करिएगा, हमारे प्रदेश में जो है बहुतायत में मिलती है। तो ध्यान रखेंगे क्या है नाम, तो साल ट्री या साल वृक्ष। साल वृक्ष ये जो है हमारे यहाँ का स्टेट ट्री है। साल के बारे में अगर और कुछ जानकारी, तो इसका नाम भी ध्यान सकते हैं आप, साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो है शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा जो है इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक, इसके अलावा और जो इसके बारे में हमको देखना है
वो ये किस क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जब हम लोग अभी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है आपका कोंडागांव। और ये कोंडागांव को कहा जाता है क्या, बस्तर का प्रवेश द्वार। ठीक, बस्तर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के लिए जब आते हैं तो यहाँ पर एक घाट है जिसे कहते हैं हम क्या, केशकाल घाट। क से कोंडागांव, क से केशकाल। ठीक, तो कोंडागांव में जो है आपका स्थित है केशकाल, और यही केशकाल में जो है आपका छत्तीसगढ़ का बेस्ट क्वालिटी का, है ना, सर्वोच्च किस्म का साल वन मिलता है ना, सर्वोच्च किस्म के साल वन प्राप्त होते हैं। बेस्ट क्वालिटी के साल ट्रीज या साल फॉरेस्ट है इसी केशकाल में। ठीक, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीचे जब आते हैं तो यहाँ से हमारा बस्तर आ जाता है। तो बस्तर में जो है हम देखेंगे एक क्षेत्र जो आपको ध्यान रखना है, मंगनार और कोमलनार। यहाँ पर जो है हमारा बेस्ट क्वालिटी के, मतलब जो ट्रीज जो मिलते हैं या जो साल वृक्ष हैं, ये नेपाल की तराई के समान है, ऐसा माना जाता है। नेपाल की तराई वाले क्षेत्र के समान है ना। तो ये इतना भी ध्यान रखोगे तो काफ़ी है। मंगनार या कोमलनार ये बस्तर में है, और यहाँ पर जो आपके वृक्ष मिल रहे हैं ये नेपाल की तराई के वृक्ष के समान है। इसे आपको जो है बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक, आगे साल वृक्ष के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। ठीक, तो साल वृक्ष एक तो हमारा स्टेट ट्री है, ये चीज़ मैंने बता दिया। इसके साथ जो इसके बारे में आपको जानना है, नोट कर लेंगे साल वृक्ष के बारे में, कि साल वृक्ष जो है इसमें हमारे यहाँ एक विशेष जनजाति है, विशेष नहीं, एक जनजाति है जो कि उत्तर छत्तीसगढ़ में मिलती है, इधर पर उरांव जनजाति। और उरांव जनजाति जो है इसमें मानती है कि उनकी आराध्य देवी निवास करती है। उनकी जो प्रमुख गॉडेस है, मेन गॉडेस जो है सरना देवी, स से साल वृक्ष, स से सरना, है ना, सरना देवी जो है निवास करती है, मानते हैं साल वृक्ष में। और उरांव जनजाति से संबंधित प्रमुख वृक्ष है ये, तो ध्यान रखेंगे साल के बारे में। और इसमें अगर ध्यान रखना होगा तो सरना देवी के लिए जो है स से साल वृक्ष, स से सरना देवी और स से सरहुल, है ना, उरांव जनजाति ही मनाती है एक फेस्टिवल जिसको बोलते हैं हम क्या, सरहुल। तो ये 3 स आपको ध्यान रखना है, किससे संबंधित है, उरांव जनजाति से संबंधित है। ठीक, तो ये हो गया हमारा राजकीय वृक्ष के बारे में जानकारी कुछ। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं राजकीय पशु पक्षी, राजकीय गीत, है ना, 2-4 चीज़ें जो है ये देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अगला जो देखते हैं हम क्या, राजकीय पशु या स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल। तो ये है हमारा वाइल्ड बफेलो, वाइल्ड बफेलो, या इसे क्या कहा जाता है हमारे द्वारा, तो वन भैंसा, है ना, वन भैंसा। हमारे प्रदेश में जो है सबसे जो है प्योर क्वालिटी का इनका नस्ल है ना, सबसे शुद्ध जो है किस्म की नस्ल है हमारे प्रदेश में। तो ध्यान रखेंगे वन भैंसा। इनका साइंटिफिक नेम भी, वैज्ञानिक नाम भी लिखना है तो लिख लेंगे बुबालस, बुबालिस, है ना, ये इनका साइंटिफिक नेम है, बुबालस बुबालिस। ठीक, तो राजकीय पशु स्टेट एनिमल भी देख लिए, वाइल्ड बफेलो। इनका अगर हम देखें कि प्रमुख संकेंद्रण कहाँ दिखता है, तो यहाँ गरियाबंद और आपका सीता नदी अभ्यारण्य में, बीजापुर में आपको पामेड़, भैरमगढ़ वाले जो अभ्यारण्य है यहाँ पर जो इनका प्रमुख संकेंद्रण हमको दिखाई देता है, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रख लेंगे सीता नदी और
आपका उदंती अभयारण्य, इसके अलावा पामेड़ अभयारण्य, है ना। अभयारण्य बोलूंगा जब भी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, ध्यान रखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उदंती कहाँ है, तो गरियाबंद में है, सीता नदी धमतरी में है, यहाँ पर ऊपर में धमतरी भी है ना। और उसके बाद कहाँ गया आपका पामेड़, बीजापुर में है। तो इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो इनका प्रमुख संकेंद्रण हमको दिखता है। ठीक, राजकीय पशु हो गया। अब राजकीय पशु के बाद हमको देखना है किसके बारे में, तो राजकीय वृक्ष के बारे में देख लेते हैं, ये सॉरी राजकीय पक्षी के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो राजकीय पक्षी है हमारा, ये स्टेट बर्ड बोल दूं, कौन सा है, तो आप सबको पता है हिल मैना, या इसे कहते हैं पहाड़ी मैना। ठीक, हिल मैना या पहाड़ी मैना, इसका साइंटिफिक नेम है ग्रैकुला, ग्रैकुला रेलिगियोसा, ऐसा है ना ये, पेनिनसुलारिस। ठीक, ग्रैकुला रेलिगियोसा पेनिनसुलारिस इसका वैज्ञानिक नेम है। पहाड़ी मैना, हिल मैना जो है ये आपका मुख्यतः हम बस्तर में आते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। यहाँ पर जो है हमको इनका संकेंद्रण दिखाई देता है। हिल मैना ये मानव की आवाज़ भी निकालने में सक्षम रहती है, ऐसा कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये हमारी स्टेट बर्ड हो गई। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, इन्हें कब, तो वही ध्यान रखेंगे जुलाई 2001 में अपनाया गया इसे, और राजकीय पशु को भी जुलाई 2001 में अपनाया गया था। ठीक, जुलाई 2001 में इन्हें अपनाया गया था। आगे अब इसी में और देखें हम, हमारा राजकीय गीत भी देख लेते हैं। राजकीय गीत इम्पॉर्टेंट है ना, जिन्हें याद नहीं होगा याद कर लेंगे, है ना, कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। राजकीय गीत, जैसे हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, है ना, राष्ट्रीय गान क्या है, तो जन गण मन हमारा राजकीय गीत बनाया गया है। तो ये एक रचना थी किसकी, तो रचनाकार का नाम याद रखेंगे, कौन, तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी, है ना, इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की ये रचना थी, और रचना का नाम था अरपा पैरी के धार, है ना, अरपा पैरी के धार। इसे जो है हमने बनाया अपना राजकीय गीत। इसके बारे में कुछ जानकारियां, जैसे जो आपको ध्यान रखना जरूरी है, इसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन जो है, गायन अवधि या सिंगिंग ड्यूरेशन जो है, वो है 6 मिनट 36 सेकेंड, है ना, तो ध्यान रखेंगे 6.36 मिनट। और एक जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में या कम अवधि के लिए गाया जाता है, वो कितना है, तो 1.15 मिनट, है ना, 1 मिनट 15 सेकेंड जो है इसकी जो है एक मानकीकरण अवधि बनाया गया है ना, स्टैंडर्ड। ध्यान रख लेंगे, इसका ड्यूरेशन है एक्चुअल ड्यूरेशन या गायन अवधि, और इसको क्या स्टैंडर्ड या मानकीकृत अवधि बोला जा रहा है। ठीक, 1 मिनट 15 सेकेंड को। तो ये हुई इसके बारे में जानकारी। इसमें और कुछ अगर ध्यान रखना है, तो अरपा पैरी के धार जो हमारा है, इसमें कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो वो भी लिख लेंगे, है ना, 4 नदियों का इसमें उल्लेख मिलता है, अरपा पैरी महानदी और इंद्रावती, लिख लेंगे, अरपा पैरी महानदी और इंद्रावती का इसमें उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो है इसमें कितने जिलों का उल्लेख मिल रहा है, अरपा पैरी महानदी का उल्लेख मिलता है, फिर कितने जिलों का उल्लेख मिलता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे
7 जिलों का उल्लेख मिलता है और किस जिले को क्या बोला जाता है ये भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले शुरुआत हो रही है रायगढ़ से। रायगढ़, रायगढ़ को जो है मुकुट कहा जा रहा है, लिख लेंगे रायगढ़ को मुकुट कहा जा रहा है। ठीक, रायगढ़ को मुकुट कहा जा रहा है। इसके बाद हम आते हैं किसमें, सरगुजा और बिलासपुर। सरगुजा यहाँ पर रायगढ़ है, सॉरी यहाँ रायगढ़ है, इधर सरगुजा और ये बिलासपुर। इसे कहा जा रहा है बइहा या फिर आर्म्स, है ना। मुकुट क्राउन इंग्लिश में, रायगढ़ को क्राउन कहा जा रहा है और सरगुजा और आपका बिलासपुर को कहा जा रहा है बइहा। ठीक, इसके बाद लिखेंगे अगला रायपुर। रायपुर को कहा जा रहा है कनिहा, रायपुर को कहा जा रहा है कनिहा। ठीक, रायपुर को कहा जा रहा है कनिहा। 4 हो गए। रायपुर के बाद आते हैं तो दुर्ग और बस्तर। यहाँ हो गया हमारा रायपुर, इधर आ गया दुर्ग और ये बस्तर। इनको क्या कहा जा रहा है, दुर्ग और बस्तर को कहा जा रहा है, लिखेंगे दुर्ग और बस्तर को कहा जा रहा है पैजनिया, पैजनिया, है ना, दुर्ग और बस्तर को। हो गए 6। एक छूट रहा है, कौन सा, राजनांदगांव, है ना, राजनांदगांव। इसे क्या कहा जा रहा है, राजनांदगांव को, तो लिखेंगे पैजनिया, है ना, सॉरी करधनिया, है ना, करधनिया, यानी कमर में जो बांधते हैं उसे कहा जाता है करधनिया। तो हमने देख लिया रायगढ़ को कहा जा रहा है मुकुट, क्राउन। उसके बाद सरगुजा और बिलासपुर को क्या कहा जा रहा है, तो बइहा या आर्म्स। रायपुर को कहा जा रहा है कन्या। दुर्ग और बस्तर को कहा जा रहा है क्या, तो आपका पैजनिया। और राजनांदगांव को करधनिया कहा जा रहा है। तो इतने जिलों का उल्लेख मिलता है किसमें, हमें राजकीय गीत में। ठीक, तो ये आज का जो है हमारा बेसिक जानकारी से संबंधित वीडियो था। कुछ और बेसिक जानकारियां बची हैं जिसके बारे में कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं कल वाले लेक्चर में। और कल जो है हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी को चालू कर देंगे, क्या क्या प्रमुख चीज़ें पॉलिटिकल ज्योग्राफी से संबंधित उनके बारे में। और इसके अलावा फिर से अनाउंसमेंट, आज का लेक्चर जो है यूट्यूब में भी है और हमारे कुछ लेक्चर्स अब जो है एप्लीकेशन में डलेंगे आने वाले समय में। तो जो भी हमारे लेक्चर्स देखना चाहता है, आगे कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और पुख्ता बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है 5 तारीख से हमने बताया कि कौन से कोर्स आ रहे हैं। तो एक कोर्स तो है हमारा जो पीएससी प्रीलिम्स और पीएससी मेंस से संबंधित है। एक स्पेसिफिकली मेंस के जो कुछ सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित है। एक हमारा लैंग्वेज से संबंधित सब्जेक्ट आने वाला है और कोर्स आने वाला है। और इसके अलावा जो है टेट से संबंधित भी कोर्स आने वाला है। तो ये कई सारे कोर्स जो है अभी आने वाले हैं। इसके अलावा जो है मैं एक और चीज़ बता दूं कि हमारा हॉस्टल वार्डन के लिए फ्री लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब में जो है कल से चालू हो जाएगी, तो उसे भी आप जो है देख सकते हैं। तो ये सारे जो है हमारे कोर्स चालू होने वाले हैं। सब कोई इन कोर्स को देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। और इसके अलावा एप्लीकेशन के द्वारा अगर किसी को कोर्स परचेज करना है तो हमारी उसमें आप जो है सहयोग कर सकते हैं, तो हम और अच्छा कंटेंट जो है इसमें लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।